हेलो एवरीवन। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। दिन की शुरुआत करेंगे 6 जुलाई 2023 के करंट अफेयर के साथ। हर एक न्यूज़ इंपॉर्टेंट है, इसलिए अंतिम तक वीडियो को ध्यान से देखिएगा। करंट अफेयर का पीडीएफ स्टैटिक जीके के साथ आप एग्जाम इंजन एप्लीकेशन से डाउनलोड कर सकते हैं। शुरू करते हैं आज का वीडियो, लेकिन सबसे पहले बात करेंगे कल के क्वेश्चन की। कल मैंने आपसे हिस्ट्री से एक क्वेश्चन पूछा था। मेरा सीधा सा क्वेश्चन ये था कि दिल्ली सल्तनत के अंदर सिंचाई व्यवस्था की शुरुआत सबसे पहले किसके द्वारा करी गई थी। तो मुझे लग रहा था कि 50-50 रहेगा। कुछ स्टूडेंट आंसर नहीं दे पाएंगे, कुछ देंगे आंसर। लेकिन मुझे खुशी इस बात की है कि आप में से ज्यादातर लोगों ने सही आंसर दिया है और बहुत सारे स्टूडेंट्स को इसका आंसर पता था। सही आंसर है गयासुद्दीन तुगलक। अब गयासुद्दीन तुगलक तुगलक वंश का संस्थापक भी था। इसके द्वारा तुगलक वंश की स्थापना दिल्ली सल्तनत में 1320 में करी गई थी, जब खिलजी वंश की समाप्ति हुई थी। 1320 से लेकर 25 तक केवल 5 वर्ष तक का ही इसका शासन है। अब देखिए इससे बनने वाले क्वेश्चन क्या क्या है। इसने दिल्ली सल्तनत को दो चीजें दी थी। पहली चीज तो सिंचाई व्यवस्था, जो मैंने आपसे पूछी थी। दूसरी चीज, इसने दिल्ली सल्तनत को डाक व्यवस्था भी दी हुई है। मतलब क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाता है कि पोस्टल सर्विस की शुरुआत किसके द्वारा करी गई, तो भी आंसर गयासुद्दीन तुगलक होगा। इसके अलावा ये दिल्ली सल्तनत के अंदर इकलौता ऐसा शासक है जिसने गाजी का टाइटल एक्सेप्ट किया था। ठीक है, इसने सुल्तान का टाइटल एक्सेप्ट नहीं किया था। 5 साल के बाद 1325 में इसके बेटे जौना खां उर्फ मोहम्मद बिन तुगलक ने ही इसको मारकर ताज धारण कर लिया था दिल्ली सल्तनत का। अब शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर। अभी हाल ही में भारत और ब्रिटेन के बीच में इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन टेक्नोलॉजी वर्कशॉप का आयोजन किया गया। इसका आयोजन भारत के कौन से क्षेत्र में किया गया, तो नई दिल्ली में ये एक नई वर्कशॉप का आयोजन किया गया, जिसमें ब्रिटेन की तरफ से डेलीगेट्स और भारत की तरफ से कई सारे डेलीगेट्स ने हिस्सा लिया। इसका मेन उद्देश्य था टेक्नोलॉजी एक्सचेंज, एक दूसरे से टेक्नोलॉजी एक्सचेंज एंड आइडियाज को शेयर करना। साथ में इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन जो टेक्नोलॉजी है, इसको रिसर्च एंड डेवलपमेंट के भी क्षेत्र में एक दूसरे का सहयोग करना। भारत की तरफ से राजीव प्रकाश जी ने इसको को चेयर किया। राजीव प्रकाश कौन है? ये नेवल सिस्टम के ज्वाइंट सेक्रेटरी हैं। और ब्रिटेन की तरफ से अगर बात करें, तो ब्रिटेन के ये कॉमोडोर हैं, इनका नाम है जॉन वॉइस। कौन है? जॉन वॉइस। तो बेसिकली को चेयर इन दोनों के द्वारा ये वर्कशॉप पूरी कंडक्ट करी गई। ब्रिटेन में ऋषि सुनक की सरकार है। वहां की कैपिटल है लंदन और करेंसी वहां पर क्या चलती है? स्टर्लिंग चलती है। क्या चलती है? स्टर्लिंग। अभी हाल ही में किसके द्वारा भारत 6G अलायंस की घोषणा कर दी गई है? 6G अलायंस का मतलब यह है कि अब भारत में 5G का दौर खत्म होने जा रहा है। 6G बहुत तेजी से लॉन्च होने जा रहा है। तो याद होगा आपको 2022 के आखिर में, करीब करीब नवंबर के महीने में ये एक मीटिंग का आयोजन किया गया था, जिसमें भारत की तरफ से जियो हो गई, आइडिया वोडाफोन के साथ मिलकर, और साथ में एयरटेल, इन सभी ने हिस्सा लिया था। और भारत सरकार की तरफ से इन सभी को आदेश दिए गए थे कि आप लोग 6G के ऊपर अपने रिसर्च एंड डेवलपमेंट शुरू करिए, और जितने भी ट्रायल्स थे वो सारे ट्रायल्स शुरू करिए। ऑलमोस्ट ये सारे ट्रायल्स हो भी चुके हैं। इनमें से एयरटेल, वोडाफोन आइडिया और साथ में जियो, इन सभी ने अपने 6G को लेकर कई सारे नेटवर्क टावर भी भारत में एस्टैब्लिश कर लिए हैं। तो अब इसकी घोषणा कर दी गई है अश्वनी वैष्णव के द्वारा। अश्वनी वैष्णव इस टाइम पे इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मिनिस्टर भी हैं। तो अल्टीमेटली कहने का मतलब यह है कि 6G अलियांस के अंतर्गत होपफुली इस साल में 6G लॉन्च हो जाएगा, 2023 में ही। हर हाल में लॉन्च होना है। और इस अलियांस के अंतर्गत ये भी बताया गया कि जब ये ट्रायल्स हो रहे थे पिछले महीनों में, तो भारत को 200 पेटेंट मिले हैं। मतलब कहने का कि 6G ट्रायल्स के अंतर्गत भारत दुनिया का वो देश है जिसने 200 न्यू इन्वेंशन कर डाले हैं। तो ये सारे पेटेंट भारत के नाम है। ये कौन सी संस्था है जिसने अभी यूनिवर्सल हेल्थ फाउंडेशन के साथ एक पैक्ट साइन किया है, और इनके साथ मिलकर ये ग्रामीण ज्ञान ज्योति केंद्र की स्थापना भारत में जगह जगह पर करेंगे? तो ये है एनएचपीसी। एनएचपीसी का मतलब नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन। इसकी स्थापना 1975 में करी गई थी। इसका हेडक्वार्टर है फरीदाबाद। फरीदाबाद वैसे तो हरियाणा में पड़ता है, लेकिन यह दिल्ली एनसीआर का हिस्सा है। और इसका चेयरपर्सन है राजीव कुमार विश्नोई, आर के विश्नोई। अब समझिए ग्रामीण ज्ञान ज्योति केंद्र है क्या। देखिए एनएचपीसी यूनिवर्सल हेल्थ फाउंडेशन के साथ मिलकर पूरे भारत भर के अंदर ज्ञान ज्योति केंद्र खोलेंगे। इसका मेन उद्देश्य ये होगा कि लोगों को ग्रामीण हिस्सों में
हेल्थ कैसे बेहतर रखी जाए उसके बारे में अवेयर किया जाएगा। जैसे कि आपको मलेरिया से कैसे बचना है, तो बहुत ही बेसिक सी रिक्वायरमेंट्स होती हैं। अपने घर के आसपास आप पानी का जमाव ना होने दें, ठीक है। अपने शरीर को साफ करके रखें, मच्छरों के लिए आप छिड़काव करते रहें। तो ये सारी चीजें, तो ये तो मलेरिया की केवल बात हो गई। टाइफाइड हो गया, HIV हो गया, कोविड हो गया, इन सब से बचने के लिए गाइडलाइंस इन ज्योति केंद्र में दी जाएंगी। ये कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिसको अभी हाल ही में एसोचैम बिजनेस एक्सीलेंस अवार्ड 2023 में दो अवार्ड से सम्मानित किया गया है। एक तो मिनरल डेवलपमेंट अवार्ड इनको दिया गया है, और दूसरा एम्प्लॉयर ब्रांड ऑफ द ईयर अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है। तो ये ऑर्गेनाइजेशन है NMDC लिमिटेड। NMDC का मतलब क्या है? इसको बोलते हैं नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। इसकी स्थापना 1958 में करी गई थी। NMDC का हेडक्वार्टर है हैदराबाद, और इसके चेयरपर्सन है सुमित देव। क्या नाम है? सुमित देव। अब देखिए, NMDC जो है ना, नाम से ही आपको पता लग रहा है, नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। ये भारत की वो संस्था है जो कि सबसे ज्यादा खनन करती है। मतलब जमीन खोद के जो मिनरल्स निकालना, जैसे तांबा हो गया, अभ्रक हो गया, चांदी, सोना, ये सब जमीन के नीचे ही तो खुदाई में हमें मिलता है। तो NMDC के उत्कृष्ट कार्य करने की वजह से इनको मिनरल डेवलपमेंट अवार्ड और एम्प्लॉयर ब्रांड ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ये कौन है जिनके द्वारा अभी हाल ही में बैंकिंग ऑन वर्ल्ड हेरिटेज एग्जीबिशन का उद्घाटन नई दिल्ली में किया गया? पहली बार इस तरीके की प्रदर्शनी लगाई जा रही है। तो इसका उद्घाटन अभी हाल ही में किया गया मीनाक्षी लेखी के द्वारा। और मीनाक्षी लेखी कौन है? तो आपको बता दूं, मीनाक्षी लेखी दिल्ली में मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं कल्चर एंड एक्सटर्नल अफेयर्स की, बीजेपी की तरफ से। तो अब देखिए, बैंकिंग ऑन वर्ल्ड हेरिटेज का मतलब क्या है? ये एक ऐसी प्रदर्शनी है जिसमें G20 के अंदर जितने भी देश आते हैं ना, इन सारे देशों की मुद्राएं जाहिर करी जा रही हैं। मतलब आप जाएंगे तो ये से वॉल पे देखिए, हर एक कंट्री की करेंसीज लगी हुई हैं। और करेंसीज में जैसे कि आप देख रहे हो ना, भारत की के जो हमारी जो करेंसीज हैं, 50 रुपए के नोट में कोई हेरिटेज छपा हुआ है, और 500 के नोट में कोई अलग हेरिटेज छपा हुआ है, 20 के नोट में कोई अलग हेरिटेज छपा हुआ है। तो ये जो हेरिटेजेस हैं, ये हेरिटेजेस भी यहाँ पर दिखाए जा रहे हैं। साथ में ये डिजिटल प्रदर्शनी है। इसको बहुत ही अलग तरीके से दिखाया जा रहा है कि G20 के अंदर जितने भी देश हैं, उन सभी देशों की जो जो करेंसी है, और उन करेंसी के अंदर जो जो हेरिटेजेस शामिल किए गए हैं, और उनमें से भी जिनको यूनेस्को के द्वारा जगह दी गई है, वो सारे यहाँ पर प्रदर्शित किए जा रहे हैं। तो ये अपने आप में बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। और आज का जो यूथ है जो कि डिजिटली इतना एक्टिव रहता है, उसके लिए बहुत ही बेहतर एक्सपीरियंस ये अपने आप में होने वाला है। और आपको बता दूं, G20 के अंदर जितने भी देश हैं, वो दुनिया भर के 70% वर्ल्ड हेरिटेज कवर करते हैं, जिनको यूनेस्को के द्वारा रिकॉग्नाइज किया गया है। यूनेस्को की स्थापना 1945 में करी गई थी। इसका हेडक्वार्टर है पेरिस, और यूनेस्को के चीफ हैं एंड्रू अजूले। कौन है? एंड्रू अजूले। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आज का। अभी इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस के द्वारा ग्लोबल पीस इंडेक्स 2022 की रिपोर्ट जारी करी गई है। इस रिपोर्ट में भारत ने कौन सी रैंक सिक्योर करी है? मतलब कहने का ये है कि इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस ने इस रिपोर्ट में बताया है कि दुनिया भर में कौन से देश हैं जहां पर सबसे ज्यादा शांति है, और कौन से ऐसे देश हैं जहां पर सबसे कम शांति है। ठीक है। तो इस पूरी लिस्ट में 163 देशों को शामिल किया गया है, 163 कंट्रीज, जिसमें भारत ने 126वीं रैंक सिक्योर करी है। इसके अलावा अगर बात करी जाए तो सबसे बुरी स्थिति रही अफगानिस्तान की। अफगानिस्तान को सबसे लास्ट रैंक मिली है, 163rd। इसके अलावा जो सेकंड लास्ट रहा, ये रहा यमन। यमन को 162 रैंक मिली हुई है। और यमन से भी पहले रहा है सीरिया। सीरिया को मिली हुई है 161 रैंक। ये सबसे ज्यादा डिस्टर्ब कंट्रीज हैं। इसमें एक चौंकाने वाली बात एक और निकल के आई है। इसमें रशिया को, रूस को 158th रैंक मिली है। मतलब बहुत ही खराब स्थिति इसमें रशिया की बताई गई है। बाकी अगर टॉप कंट्रीज की बात करें, तो नंबर 1 पे रहा है आइसलैंड। आइसलैंड दुनिया का सबसे पीसफुल कंट्री इसमें डिक्लेयर किया गया है। दूसरे नंबर पे डेनमार्क रहा है, और तीसरे नंबर पे रहा है आयरलैंड। इसके बाद न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रिया है। पहली बार ऐसा हुआ है कि महाराष्ट्र के अंदर एक नाथ शिंदे सरकार के द्वारा किसी महिला को मंत्री पद दिया गया है। ये कौन है? तो जो आपको पिक्चर में दिख रही हैं, ये हैं अदिति तटकरे। इनको अभी हाल ही में मिनिस्टर ऑफ स्टेट का पद दिया गया है। और मिनिस्टर ऑफ स्टेट ये बनाई गई हैं
वाटर रिसोर्सेस एंड मेडिकल एजुकेशन के लिए। तो नाम है अदिति तटकरे, ध्यान रखिएगा। इससे पहले आपको बता दूं, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री सुशील कुमार शिंदे जो रह चुके हैं, उनकी डॉटर है ये अदिति तटकरे। और कल के वीडियो में तो मैंने आपको बताया ही था कि अभी हाल ही में महाराष्ट्र में एक और डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर बनाए गए हैं। ये कौन है, कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए, क्योंकि कल ही के वीडियो में मैंने आपको बताया था। अब महाराष्ट्र के अंदर 2 डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर हो गए हैं। वैसे चलिए मैं ही आपको बता देता हूँ, अजीत पवार, ध्यान रखिएगा नाम इनका, ठीक है। अजीत पवार और साथ में देवेंद्र फडणवीस, ये दोनों अब डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर हैं महाराष्ट्र में। यह कौन सा बैंक है जिसके द्वारा ट्रांजैक्शन बैंकिंग हब्स लॉन्च किए गए हैं एफिशिएंट सॉल्यूशन के लिए? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। अब देखिए इसका मतलब क्या है इन बैंकिंग हब्स का। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अंदर पूरे भारत में 21 जिलों में 34 ऐसे हब्स बनाए गए हैं। अब ये हब्स हैं क्या, देखिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने ऐसे परिसर तैयार किए हैं जहां पर इनके ऐसे एटीएम लगे हुए हैं जहां पर ट्रांजैक्शन हैजल फ्री हो सकते हैं। मतलब बहुत ही तेजी से आप ट्रांजैक्शन करना चाहते हैं या दुनिया के किसी भी कोने में आप अपना पैसा भेजना चाहते हैं, इवन स्विफ्ट अकाउंट के थ्रू, तो भी आप भेज सकते हो इन हब्स के थ्रू। एसबीआई की स्थापना 1955 में करी गई थी। भारत का सबसे बड़ा बैंक है ये एसबीआई। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई। वैसे एसबीआई की रूट्स बैंक ऑफ बंगाल के टाइम पे पड़ गई थी सन 1806 में। फिर कई बार इसके नाम भी बदले और 1955 में ये एसबीआई के नाम से स्टेबल कर दिया गया। बाकी एसबीआई के चेयरपर्सन है दिनेश कुमार खारा। कौन है? दिनेश कुमार खारा। कल के वीडियो में मैंने आपको बताया था कि एसबीआई ने अपना एक नया एप्लीकेशन भी लॉन्च किया है, योनो ऐप। इसकी मदद से आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के किसी भी एटीएम से बिना डेबिट कार्ड के ही कैश विड्रॉ कर सकते हो, केवल क्यूआर कोड की मदद से। आईसीआईसीआई बैंक 1994, हेडक्वार्टर है वडोदरा। एचडीएफसी बैंक 1994, हेडक्वार्टर है मुंबई। एक्सिस बैंक 1993 और हेडक्वार्टर इसका भी मुंबई है। ये कौन है जो कि बैंक ऑफ बड़ौदा के नए मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ के रूप में अपॉइंट किए गए हैं? तो ये हैं देवदत्त चंद। अब ये पदभार संभाल रहे हैं बैंक ऑफ बड़ौदा का। अगर इनके करियर की शुरुआत की बात करें तो इन्होंने सन 1994 में इलाहाबाद बैंक को मैनेजर के तौर पर ज्वाइन किया था। उसके बाद ये सिडबी में भी रहे। सिडबी में 1998 से लेकर साल 2005 तक इन्होंने सर्व किया है। तो अच्छा खासा वर्सटाइल इनका करियर रहा है। और अब ये बैंक ऑफ बड़ौदा में सबसे ऊंची पोस्ट पर एमडी और सीईओ के रूप में अपॉइंट किए गए हैं। इन्होंने संजीव चड्ढा की जगह ली है। अब संजीव चड्ढा रिटायर हो गए हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा की स्थापना 1908 में करी गई थी। इसका हेडक्वार्टर है वडोदरा। ये कौन है जिनको नेशनल साइबर सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर के रूप में अपॉइंट किया गया है? तो जो आपको पिक्चर में दिखाई दे रहे हैं, ये हैं लेफ्टिनेंट जनरल एम यू नायर। और ये भारत के तीसरे नेशनल साइबर सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर हैं। इनसे पहले इस पोस्ट पर 2 लोग और रह चुके हैं। पहले जो रह चुके हैं साइबर सिक्योरिटी चीफ। देखिए इस पोस्ट को साइबर सिक्योरिटी चीफ भी बोला जाता है, ठीक है। तो आप सीधे ये समझ लो कि पूरे भारत में चाहे हमारी कोई भी आर्म्ड यूनिट हो, फिर चाहे वो नेवी हो, एयरफोर्स हो, आर्मी हो, साथ में पैरामिलिट्री फोर्सेस हो, उन सभी में साइबर सिक्योरिटी की ट्रेनिंग देना इस यूनिट का काम होता है, ठीक है। तो इस यूनिट पे, इस पोस्ट पे जो होते हैं उनको इस यूनिट का साइबर सिक्योरिटी चीफ बोला जाता है। तो इस पोस्ट में सबसे पहले व्यक्ति जो है वो गुलशन राय रह चुके हैं। क्या नाम है? गुलशन राय। उनके बाद लेफ्टिनेंट जनरल राजेश पंत इस पोस्ट पर थे। और अब राजेश पंत को सक्सीड किया है एम यू नायर ने। तो ये तीसरे साइबर सिक्योरिटी चीफ हैं भारत के। जो आपको पिक्चर में दिखाई दे रहे हैं ये बहुत ही प्रतिष्ठित पर्सनालिटी हैं, क्यू डोंग यू। और ये एफएओ, जिसको क्या बोलते हैं, यूनाइटेड नेशंस फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, तो ये एफएओ के डायरेक्टर जनरल थे। एक बार फिर से इनको री इलेक्ट किया गया है। वोटिंग हुई, इनका कार्यभार खत्म हो रहा था, तो एक बार फिर से इनको चुना गया है। कितने मेंबर्स ने इनके लिए वोट किया? तो टोटल 182 वोट पड़े और 182 में 168 वोट इनके फेवर में पड़े। तो एक बार फिर से अगले 4 साल का पदभार इनको दिया गया है। अगले 4 साल तक फिर से डायरेक्टर जनरल की पोस्ट पर एफएओ में सर्व करेंगे क्यू डोंग यू। बाकी फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना 1945 में करी गई थी। इसका हेडक्वार्टर है इटली की कैपिटल रोम। अभी कुछ टाइम पहले डब्ल्यूएचओ, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के डायरेक्टर जनरल टेड्रोस एडनैन को भी अगले पदभार के लिए अपॉइंट कर दिया गया है।
टेड्रोस एडनैन को साल 2017 में अपॉइंट किया गया था 5 साल के लिए, 2022 तक के लिए। 2022 के आखिर में इनका कार्यभार खत्म हो रहा था, वोटिंग हुई, एक बार फिर से चुने गए। अब 2022 से लेकर 27 तक ये सर्व करेंगे। ये कौन सा देश है जिसने इस बार साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन चैंपियनशिप 2023 अपने नाम कर ली है? एक बार फिर से भारत ने ये खिताब अपने नाम कर लिया है। भारत ने फाइनल में कुवैत को हराया 5-4 से। और आपको पता है ये 14वां टाइटल था साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन चैंपियनशिप का। 14 टाइटल्स में से ये 9वां टाइटल है भारत का। मतलब आप ये समझ लो आज तक 14 बार ये चैंपियनशिप हुई है और इसमें से 9 बार तो अकेले भारत ने ही जीता है। पिछले बार का भी जो साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन चैंपियनशिप टाइटल था ये भी भारत ने ही नेपाल को हराकर जीता था, बस अंतर इतना था। बाकी अगर बात करें तो ध्यान रखिएगा, 2-3 दिन पहले मैंने आपको बताया है फीफा की वर्ल्ड रैंकिंग भी आई है जिसमें भारतीय फुटबॉल टीम ने 100वीं रैंक सिक्योर करी है। अगर बात करी जाए ये 9 टाइटल कौन कौन से हैं जो भारत ने जीते हैं आज तक ऐसे एफएफ के, तो आज तक सबसे पहले भारत ने 1993 जीता था। 93 के बाद 1997 का टाइटल जीता, फिर 1999 का टाइटल जीता भारत ने, फिर सीधे 2005 का टाइटल, उसके बाद एक ब्रेक लगा, फिर 2009 का टाइटल, फिर अगेन 2011 का टाइटल, फिर उसके बाद फिर एक ब्रेक 2015 का टाइटल, फिर 2021 का टाइटल एक लंबे ब्रेक के बाद, और फिर लगातार 2023 का इस साल टाइटल। टोटल ये 9 टाइटल आज तक जीता है भारत इसमें। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने अभी अपना स्वतंत्रता दिवस मनाया है। कौन सा दिन? तो अमेरिका हर साल 4 जुलाई को अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है और इस बार अमेरिका ने कौन सा स्वतंत्रता दिवस मनाया है? 247वां, 247। आपको पता है अमेरिका को भी जो स्वतंत्रता मिली है वो ब्रिटेन से मिली है। तभी तो कहा जाता था ब्रिटिश राज में कि ब्रिटिश राज में कभी भी सूर्यास्त नहीं होता है, सूर्य कभी डूबता नहीं है, क्योंकि दुनिया में 64% देशों पर ब्रिटेन ने अपना राज कायम किया है, जिनमें से एक भारत भी है। बस अंतर इतना है कि अमेरिका ब्रिटेन की चपेट से बहुत पहले आज़ाद हो गया था। अमेरिका आज़ाद हो गया था 1776 में 4 जुलाई को, और उस टाइम पर फैसला लिया गया था कि ब्रिटेन टोटल 13 प्रांतों को अपने से अलग करेगा और इन्हीं 13 प्रांतों को जोड़कर अमेरिका बनाया गया था, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। आज का मेरा क्वेश्चन आपसे बहुत ही बढ़िया है, ग्रैंड स्लैम से क्वेश्चन है। आप में से कितने लोग बता सकते हैं ये कौन सा ग्रैंड स्लैम है जिसको रोलैंड गारोस के नाम से भी जाना जाता है? कमेंट बॉक्स में जल्दी से लिखकर बताइए। एग्जाम इंजन एप्लीकेशन में आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। 2023 का आप कोई भी एग्जाम देने जा रहे हैं, जीएस जीके का ये फुल कोर्स आपके लिए रिकमेंडेड है। आपकी क्वेरीज भी आ रही है, कई सारे स्टूडेंट्स एग्जाम इंजन में क्वेरी करते हैं, उनकी शिकायत भी रहती है कि सर टाइम से जवाब नहीं आता है। देखिए है क्या कि क्वेरीज बहुत सारी होती है और टीम लिमिटेड है, तो जवाब देने में देरी हो सकती है, बट ऐसा नहीं होता कि कभी आपके पास जवाब ना जाए। मैं आपको एक कॉमन तौर पर ही बता देता हूँ, इस टाइम पर आप में से कई स्टूडेंट्स के ये क्वेश्चन आ रहे हैं कि सर मेरा ये एग्जाम है, ये एग्जाम है, या फिर ये एग्जाम है। आप तरह तरह के एग्जाम बोल रहे हैं और बोल रहे हैं सर मेरे लिए बैच कौन सा बेटर रहेगा। आपके लिए बेस्ट बैच ये है, मैं एक ही बार में आपको बता देता हूँ, इससे बेहतर कोई बैच नहीं है एग्जाम इंजन में इस टाइम पे। लेटेस्ट अपडेटेड बैच है। इस बैच में आपको हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, साइंस, इकोनॉमिक्स की एक ही बार में सारी थ्योरी क्लास मिल रही है। साथ में पीवाईक्यू क्लासेस आपको मिल रही हैं 19। साथ में कंप्यूटर भी इसमें मैंने कवर कर दिया है। इसके अलावा यहाँ पर स्टैटिक जीके की मैगजीन हिंदी इंग्लिश में फ्री में, साइंस की मैगजीन हिंदी इंग्लिश में फ्री में है, और इतना ही नहीं, फिजिक्स में साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो, इन सब की भी क्लासेस बिल्कुल अलग से हुई हैं, प्रैक्टिस क्लासेस के साथ वो भी। ठीक है, तो इतना कुछ इस बैच में है। जी हाँ, एक चीज तो मैं भूल ही गया, यहाँ पर 20 वन लाइनर क्लास मैंने ली हुई है जहां पर हर एक टॉपिक ऑलमोस्ट मैंने कवर किया हुआ है। ये वन लाइनर बिल्कुल ही डिफरेंट तरीका है, ऐसा मैंने कभी पढ़ाया ही नहीं है ना यूट्यूब पे ना इससे पहले, बहुत अलग बैच है ये, इसीलिए तो ये वन स्टॉप सॉल्यूशन है। अगर आप टीम से कांटेक्ट करते हैं तो 10 to 15% का डिस्काउंट वो फिर भी आपको दे देते हैं, मैंने बोल रखा है। बाकी पॉलिटी, हिस्ट्री और साइंस, इन सभी के आप रिकॉर्डेड बैच अलग से लेना चाहते हैं मेरे, तो ले सकते हैं। स्टैटिक जीके की मैगजीन नहीं ली है तो ये रिकमेंडेड है, जरूर ले लो, ये तो जरूर काम आएगी हर एक एग्जाम में। और बाकी एमटीएस वाले जाग जाएं सो के, अभी भी आपके पास 2 महीने हैं, इस बार फोड़ के रख देना है। 1 सितंबर से एग्जाम है, तो फुल बैच या फिर पर्टिकुलर बैच ये सब भी आप अवेल कर सकते हो। यहाँ पर भी मैंने आपको सब कुछ ही देने की कोशिश करी है। बस ये बैच में अंतर इतना है कि ये एमटीएस के अकॉर्डिंग बैच है और ये पूरा फाउंडेशन बैच है। आज की बात यहीं तक रहेगी। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय, आपका दिन मंगलमय हो।